सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड, आपको अपने स्टार्टअप के लिए कौन सा कंपनी खुलवानी चाहिए। बहुत से लोग पैसे बचाने के चक्कर में अपने स्टार्टअप के लिए प्रोप्राइटरशिप पे कंपनी ओपन करवा देते हैं, बट उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान ये होता है वो कभी भी कैपिटल को रेज नहीं कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाला हूं कि आपके लिए बेस्ट कंपनी स्ट्रक्चर कौन सा होगा। चलिए, तो कंपनी मेजरली 6 टाइप्स की होती है, बट हम 4 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। चलो, सबसे पहला पॉइंट आप लिखो, कंपनी कितने अलग अलग टाइप्स में हम फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी कितने अलग अलग टाइप से फॉर्म कर सकते हैं। देखो, मैं आपको ना बेसिक से समझाने वाला हूँ। अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना स्टार्टअप्स के बारे में, स्टार्टअप में वैल्यूएशन कैसे करें, स्टार्टअप में किस टाइप की कंपनी फॉर्म होती है, फंडिंग कैसे ले, फाइनेंशियल मॉडलिंग, दुनिया भर के कंसेप्ट को मैं आज की इस डिटेल मास्टर क्लास में बताऊंगा। चाहे ये वीडियो 3 घंटे की हो, 4 घंटे की हो, 5 घंटे की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये आखिरी वीडियो होगी आपकी स्टार्टअप के रिलेटेड, क्योंकि स्टार्टअप के रिलेटेड सारा ज्ञान मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। चलो, टॉपिक पे आते हैं। कंपनी मेजरली 6 कैटेगरीज में हो आप डिवाइड करोगे। सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप, देखो आप ना स्पेलिंग पे मत जाना, स्पेलिंग मेरी गलत होगी, आप कॉन्सेप्ट पे जाना। सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरे टाइप की कंपनी होती है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, पहला सोल प्रोप्राइटर, दूसरा पार्टनरशिप। तीसरे टाइप की कंपनी को हम बोलते हैं एलएलपी। एलएलपी की फुल फॉर्म लिख लो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। नेक्स्ट टाइप की कंपनी को हम बोलेंगे प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, आपने इसका नाम सुना ही होगा, प्राइवेट लिमिटेड। नॉर्मल हम हर पर्सन प्राइवेट लिमिटेड के बारे में जानता होगा। ओपीसी, इसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे, 1 पर्सन कंपनी। अगली पब्लिक लिमिटेड। अब पब्लिक लिमिटेड शायद कुछ लोगों ने सुना होगा अगर कोई स्टॉक मार्केट में है। अगर कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को स्टॉक मार्केट में अपना आईपीओ निकालना है तो सबसे पहले उसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना होगा। जितनी भी कंपनियां स्टॉक मार्केट में सारी पब्लिक लिमिटेड है। पब्लिक लिमिटेड का क्या मतलब है भाई, इस कंपनी में किसकी हिस्सेदारी है, पब्लिक की हिस्सेदारी है। ठीक है, अब चलते हैं 1 बाय 1। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, 1 बाय 1 हम इसको समझते हैं। चलो, सबसे पहला टॉपिक सोल प्रोप्राइटर। क्या है सोल प्रोप्राइटर? देखिए, मान के चलते हैं सोल प्रोप्राइटर क्या है, प्रोप्राइटर। ठीक है, आप स्पेलिंग देख लेना, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। सोल प्रोप्राइटर, देखो जितने भी ग्रोसरी वाले, किराने वाले, छोटे दुकानदार है, ठीक है, ये साले सोल प्रोप्राइटर है। सोल प्रोप्राइटर का क्या मतलब है, केशव डिमरी है। केशव डिमरी ने सोचा यार मैं एक दुकान खोलूंगा, दुकान खोल के अच्छा सा धंधा बनाऊंगा, तो अब मैं कोई रजिस्ट्रेशन के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। मैं नहीं चाहता कोई खास चीज़ रजिस्टर करो, सीधा मैं अपनी दुकान खोलूँ और काम धंधा स्टार्ट कर दूँ एक जीएसटी नंबर लेके। ठीक है, ये होता है सोल प्रोप्राइटर। मतलब केशव डिमरी ही इस बिजनेस का ओनर है। ठीक है, अगर केशव डिमरी कोई बैंक से लोन लेता है, अगर केशव डिमरी बैंक से लोन लेता है और लोन को रिपे करने में सक्षम नहीं है तो बैंक वाले उस लोन की रीपेमेंट के लिए सोल प्रोप्राइटर के घर को गिरवी रख सकते हैं, सेल प्रोप्राइटर घर को बेच सकते हैं। चलो और डिटेल में चलते हैं। देखो, मान के चलते एग्जांपल मान, सोल प्रोप्राइटर मतलब मतलब केशव डिमरी। अगर केशव डिमरी ने बिजनेस के पर्पस के लिए कोई लोन लिया, मान के चलते 1 करोड़ का लोन लिया केशव डिमरी ने बिजनेस के पर्पस से, बट केशव डिमरी लोन नहीं चुका पाता 1 करोड़ का। ठीक है, तो लोन को रीपे करने के लिए, मतलब लोन के अमाउंट को रिकवर करने के लिए बैंक वाले केशव डिमरी की जितनी भी संपत्ति है उसको जब्त कर लेंगे, जब तक 1 करोड़ प्लस इंटरेस्ट अमाउंट रिकवर ना हो। यानी कि अगर आपकी कंपनी सोल प्रोप्राइटर में है तो याद रखना, लोन लेने से पहले 4 बार सोचना, क्योंकि आपका घर बिक सकता है, आपकी गाड़ी बिक सकती है। क्यों? क्योंकि अगर लाइबिलिटी आप पे है। क्या है? लाइबिलिटी आप पे है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल मान के चलते हैं। अब मान के चलते हैं केशव डिमरी ने लोन नहीं लिया, बट किसी बंदे की 1 करोड़ की पेमेंट है, किसी पर्सन को देने हैं, मतलब किसी वेंडर की 1 करोड़ की पेमेंट है। अब ये इस वेंडर की 1 करोड़ की पेमेंट को केशव नहीं देता है। ठीक है, नहीं देता है, और ये वेंडर चला गया कोर्ट पे, तो कोर्ट क्या कहेगी? कोर्ट कहेगी भाई मुझे नहीं पता, यू आर द सोल प्रोप्राइटर, चाहे तो अपना घर बेच, कुछ बेच, लेकिन मुझे ये पैसा दे।
यानी कि भाई पूरी की पूरी लाइबिलिटी आप पे हो जाती है एज अ सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर मतलब सिंगल ओनर, सिंगल ओनर मतलब सारे के सारे बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है। किसको सोल प्रोप्राइटरशिप में अपना धंधा ओपन करना चाहिए? भाई जितने भी लोग मान के चलते दुकानदार है, जिसको बड़ा बिजनेस नहीं बनाना, जिसका ये है कि भाई मेरा आराम से 15-20 लाख का काम है साल में और 25-30 लाख का काम है, ज़्यादा काम नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप में जाओ। कोई सरदर्दी नहीं है, कोई आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स नहीं बनाने, कुछ नहीं बनाने, ठीक है। सबसे कम सरदर्दी है सोल प्रोप्राइटरशिप में। एक और चीज़ बता देता हूँ, सोल प्रोप्राइटरशिप को हम अनरजिस्टर्ड बिजनेस की कैटेगरी में भी हम डाल सकते हैं। अनरजिस्टर्ड बिजनेस मतलब गवर्नमेंट के पास एग्जैक्टली इसका डेटा नहीं है। कहने का क्या मतलब है, जब भी आप अपनी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में लिस्ट करोगे, एलएलपी में लिस्ट करोगे या पब्लिक लिमिटेड, तो इसका डेटा एमसीए के पोर्टल पे होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पोर्टल पे होता है, ठीक है। बट जब भी हम बात करेंगे प्रोप्राइटरशिप के बारे में, तो इसको हम अनरजिस्टर्ड बिजनेस की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अब आपके कुछ सवाल होंगे, सर सोल प्रोप्राइटरशिप में मुझे अपने बिजनेस को अगर स्टार्ट करना है तो मुझे कुछ तो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होगी। बिल्कुल हाँ, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड जरूर होगी। मान के चलते हैं, देखो एक बेसिक सा रजिस्ट्रेशन होता है एमएसएमई का, ये वाला रजिस्ट्रेशन तो आप कर ही लेना, ठीक है। एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई गवर्नमेंट फीस नहीं है, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। एमएसएमई पर रजिस्टर करें 5 मिनट के अंदर, ठीक है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कर लेना। दूसरा यार, जीएसटी नंबर ले लेना। मान के चलते देखो, जीएसटी किस किस को लेना चाहिए, कंडीशन बता देता हूँ। 3 पर्सन को जीएसटी, 3 लोगों को जीएसटी लेना चाहिए। अगर आपका बिजनेस सर्विस बिजनेस में है, क्या है, सर्विस, आप लीगल सर्विसेज देते हो, अकाउंटिंग की सर्विसेज देते हो, डेवलपमेंट सर्विसेज, मार्केटिंग सर्विसेज, किसी भी टाइप की आप सर्विसेज देते हो, और आपका बिजनेस ग्रेटर देन 20 लाख है, क्या है, ग्रेटर देन 20 लाख है, आपको जीएसटी सर्टिफिकेट लेना चाहिए। बट आप कहोगे सर मैं तो मैन्युफैक्चरिंग से हूँ, मेरा मैन्युफैक्चरिंग का काम है, ठीक है। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है और आपका बिजनेस ग्रेटर देन 40 लैक्स है, तो भाई आपको जीएसटी लेना चाहिए, ठीक है। लेना ही है, कौन मतलब मैंडेटरी है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि आपका अगर मैन्युफैक्चरिंग है, आपका टर्नओवर 40 लाख के ऊपर है, भाई आपको जीएसटी लेना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट चीज़, बट आप कहोगे सर मुझे तो ई कॉमर्स बिजनेस करना है। अगर आपको ई कॉमर्स बिजनेस करना है तो डे 1 से आपको क्या चाहिए, जीएसटी चाहिए। अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में आना है तब भी आपको क्या चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में अगर आपको आना है तब भी आपको जीएसटी चाहिए, ठीक है। अगर आप सर्विस बिजनेस में हो 20 लाख के ऊपर जीएसटी मैंडेटरी है। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग है तो भाई 40 लाख के ऊपर अगर आपका टर्नओवर हो गया तो भाई जीएसटी मैंडेटरी है। बट 2 ऐसी कैटेगरी है, ई कॉमर्स और इंपोर्ट एक्सपोर्ट, डे 1 पे जीएसटी चाहिए, ठीक है। ये दोनों सर्टिफिकेट आप ले लेना। तीसरी चीज़ दो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, भाई अगर आप फूड कैटेगरी में हो तो आपको फसाई का लाइसेंस चाहिए, ठीक है। फूड कैटेगरी में हो तो आपको फसाई का लाइसेंस चाहिए। ये बेसिक 3 रजिस्ट्रेशन है, ये बेसिक 3 रजिस्ट्रेशन ले लेना। अच्छा, एक और रजिस्ट्रेशन आपको बता देता हूँ जो कि है शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, ठीक है। 5 मिनट के अंदर ये वाला रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है। मतलब हर स्टेट की अलग अलग प्रोसेस होती है। दिल्ली में शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को अप्लाई करने की अलग प्रोसेस है, बॉम्बे में अलग है, गुजरात में अलग है, हरियाणा में अलग है। जो भी स्टेट का लेबर डिपार्टमेंट होता है उस पर्टिकुलर वेबसाइट से आप शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको अप्लाई करना सीखना है तो इसके ऊपर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को कैसे अप्लाई करें, ठीक है। बस ये बेसिक से रजिस्ट्रेशन है। उसके अलावा कैटेगरी टू कैटेगरी डिपेंड करता है। अगर आप मान के चलो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हो तो आपको आरसीएमसी लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको पोर्ट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और भी बेसिक से है। बट ये 4 ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कि हर पर्सन को लेने चाहिए। ये 4 तो ऐसे डॉक्यूमेंट है हर पर्सन को लेना चाहिए। फसाई सब्जेक्ट, मतलब फसाई तभी आपको लेना चाहिए अगर आपका फूड के रिलेटेड बिजनेस है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे सब कुछ। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के बिजनेस की जो कि है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है भाई, नाम से ही पता चल रहा है 2 पार्टनर होंगे। मान के चलते हैं केशव और केशव का एक फ्रेंड है जिसका नाम है भव्य।
केशव और उसका एक फ्रेंड है भव्य। इन्होंने सोचा चलो यार मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बट बिजनेस में ना मुझे इनिशियल लेवल पे सरदर्दी नहीं चाहिए, मुझे डॉक्यूमेंट्स के लफड़े में नहीं पड़ना, सरकारी बार बार रिटर्न फाइल करो इसके लफड़े में नहीं पड़ना। तो केशव और भव्य ने सोचा चल यार पार्टनरशिप में मिलके बिजनेस को रजिस्टर करते हैं। पार्टनरशिप हो सकता है केशव की 50% हिस्सेदारी हो, भव्य की 50 हो सकता है 60 केशव की हो 40 इसकी हो, ठीक है। तो एक पार्टनर मतलब 2 लोगों ने मिलके, 3 लोगों ने मिलके, 4 लोगों ने मिलके एक बिजनेस को स्टार्ट किया, ठीक है। और ज़्यादा इसमें लफड़ेबाजी नहीं है, लफड़ेबाजी मतलब इसमें डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा नहीं है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड में दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्टर करने पड़ते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है पार्टनरशिप डीड। क्या है? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड की आपको रिक्वायरमेंट होगी। पार्टनरशिप डीड क्या बोलती है भाई? अगर 2 लोग मिलके स्टार्ट करेंगे, 3 लोग मिलके स्टार्ट करेंगे और तीनों ने कहा यार मेरी 30% और एक की 10%, मान लो 4 लोग मिलके 30 और एक की 10% हिस्सेदारी है, ठीक है। अब ये तो जुबानी हो गया ना, ये तो जुबान हो गया। अब मान लो किसी ने सोचा मैं तो नहीं दूंगा इससे अपने प्रॉफिट का हिस्सा, ठीक है। तो इसीलिए पार्टनरशिप डीड क्या बोलती है? पार्टनरशिप डीड ने डॉक्यूमेंट के, एक डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में ये फाइनलाइज हो जाता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है, उसमें फाइनलाइज हो जाता है कि भाई केशव की कितनी हिस्सेदारी है? 50%, भव्य की कितनी हिस्सेदारी है? 50%। एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इससे क्या होता है भाई? दोनों पार्टनर्स के राइट्स को रिजर्व किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बता देता हूं भाई, ये भी अनरजिस्टर्ड बिजनेस की कैटेगरी में आता है, अनरजिस्टर्ड बिजनेस की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अनरजिस्टर्ड बिजनेस कैटेगरी में आता है, ये देख लेना। अच्छा एक चीज़ अभी अगर आप इतनी वीडियो देख रहे हो तो एक और चीज़ बता देता हूँ। अगर आपको गवर्नमेंट से फंडिंग चाहिए, अगर आपको गवर्नमेंट के बेनिफिट्स चाहिए, जैसे गवर्नमेंट का फंडिंग सपोर्ट, लोन सपोर्ट, दुनिया भर के बेनिफिट्स, तो भाई सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में गवर्नमेंट सपोर्ट उतना नहीं करती है। चलो अनरजिस्टर्ड बिजनेस है, इसमें भी वही 2-3 डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। एमएसएमई का डॉक्यूमेंट आप ले सकते हो, आप जीएसटी ले सकते हो, आप फसाई ले सकते हो। अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में हो आप उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट ले सकते हो, ठीक है। बेसिक से रजिस्ट्रेशन है, ये सारे रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हो। चलो अब आगे चलते हैं। देखो कई लोगों को लगता है यार फसाई का लाइसेंस कैसे ले, एमएसएमई कैसे ले, आपको लगता है कि शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट लाइसेंस कैसे ले। सब कुछ आप घर बैठे कर सकते हो। मैंने इन सब के ऊपर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, चैनल पे जाके देखो, आपको सारे लाइसेंस रजिस्ट्रेशन 5 से 10 मिनट में कर दोगे, सबकी ऑनलाइन प्रोसेस है। चलो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस, जिसे हम बोलते हैं LLP। अच्छा एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ पार्टनरशिप में, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। पार्टनरशिप में मिस कर रहा हूं। अगर जैसे मैंने ऊपर बताया था ना, अगर 1 करोड़ का लोन लेगा केशव, तो अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में केशव का बिजनेस है तो भाई उसके घर की संपत्ति बेची जाएगी, उसकी गाड़ी बेची जाएगी लोन को रिकवर करने के लिए। सेम ऐसे ही पार्टनरशिप जो कि अनरजिस्टर्ड बिजनेस है, अब सेम ऐसे यहां पर भी इन्होंने कितने का लोन लिया? 1 करोड़ का लोन लिया। कितने का लोन लिया? 1 करोड़ का लोन। और 1 करोड़ का लोन रीपे करने में ये दोनों सक्षम नहीं है, तो केशव का भी घर बेचा जाएगा, भव्य का भी घर बेचा जाएगा, ठीक है। दोनों के घर बेचे जाएंगे और दोनों के घर बेचकर रिकवर किए जाएंगे 1 करोड़ रुपए। अब आप कहोगे सर हो सका, अब मतलब यानी कहने का क्या मतलब है भाई? कहने का मतलब साफ सीधा ये है भाई, पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप दोनों टाइप के बिजनेसेस में आप सिक्योर नहीं हो, आपके ऊपर लाइबिलिटी है, तो अपने ऊपर लाइबिलिटी ना बनने दो। अगर आपने कोई बिजनेस में लोन लिया, वेंडर की रीपेमेंट नहीं कर पाए, तो आपका घर भी बेचा जा सकता है सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में। उम्मीद करता हूँ ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम तीसरे टाइप ऑफ कंपनी फॉर्मेशन पे आते हैं, जो कि है LLP, या आप बोल सकते हो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। 1 बाय 1 हम इसके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये रजिस्टर्ड एंटिटी है। अब तक हमने बात की सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, दोनों कंपनी टाइप ऑफ फॉर्मेशन रजिस्टर्ड नहीं होते, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे रजिस्टर्ड नहीं होते, बट LLP रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे। तो ये रजिस्टर्ड एंटिटी है, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट। रजिस्टर कहाँ होते हैं? MCA के पोर्टल पे, MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पोर्टल पे LLP टाइप ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। अगर आपको भी अपनी कंपनी को LLP टाइप में रजिस्टर करना है तो आपको MCA के पोर्टल पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे अपनी कंपनी को रजिस्टर करना पड़ेगा। दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट,
अगर कोई कंपनी का नाम है डिमरी एक्सपोर्ट्स एलएलपी, मान के चलते हैं डिमरी एक्सपोर्ट्स एलएलपी, अगर एक कंपनी ऑलरेडी इस नाम से एग्जिस्ट करती है और कोई दूसरा पर्सन आता है, वो चाहता है कि मुझे भी अपनी कंपनी का नाम यही रखना है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि डिमरी एक्सपोर्ट्स एलएलपी ऑलरेडी एक कंपनी एग्जिस्ट करती है, सेम नाम पे दूसरी कंपनी फॉर्म नहीं हो सकती। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में पहली चीज़ तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आप अपनी कंपनी का नाम कुछ भी रखो, उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपने कोई कंपनी का नाम रख दिया, मान के चलो आपने अपने जीएसटी पे नाम लिखवा दिया डिमरी वेंचर्स, ठीक है, कोई दूसरा बंदा भी सेम नाम ले सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट बता देता हूँ, आप जब भी जीएसटी लोगे सोल प्रोप्राइटरशिप में, ठीक है, तो आपके जीएसटी पे एक होता है लीगल नेम, एक होता है ट्रेड नेम। लीगल नेम हमेशा पैन कार्ड होगा आपका, लीगल नेम हमेशा आपका पैन नाम होगा। यानी मान के चलते हैं आप सोल प्रोप्राइटर हो, आपका नाम है केशव डिमरी, तो आपके जीएसटी पे लीगल नेम क्या आएगा? केशव डिमरी, ठीक है। बट जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप में क्या हो सकता है? कंपनी का पैन कार्ड बन सकता है, पार्टनरशिप जो डीड बनी हुई है उसके बेस पे एक पैन कार्ड बन सकता है। उस केस में जीएसटी पे लीगल नेम जो कंपनी का पैन कार्ड है वो आएगा, ठीक है। हमेशा याद रखना जीएसटी में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है लीगल नेम, एक होता है ट्रेड नेम। लीगल नेम हमेशा पैन नाम होगा, ठीक है। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में आप अपनी कंपनी ओपन करवा रहे हो तो जीएसटी में जो लीगल नेम होगा वो मेरा नाम होगा, ठीक है। बट अगर आप पार्टनरशिप में जा रहे हो, एलएलपी में जा रहे हो, प्राइवेट लिमिटेड में जा रहे हो, जहां पर कंपनी का पैन कार्ड होता है, उस केस में लीगल नेम कंपनी का नाम होगा, ठीक है। सेम ऐसे केस में जब मैं एलएलपी कंपनी का पैन कार्ड बनवाऊंगा तो जीएसटी में लीगल नेम क्या होगा? डिमरी एक्सपोर्ट्स एलएलपी, ठीक है। मैं छोटे छोटे पॉइंट्स आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रजिस्टर्ड एंटिटी है। दूसरा, अगर एक पर्सन ने डिमरी एक्सपोर्ट्स एलएलपी ले लिया तो दूसरा पर्सन सेम नाम नहीं ले सकता। तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं भाई, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। यानी कहने का क्या मतलब है? सिंगल पर्सन एलएलपी कंपनी नहीं चला सकता, 2, 3, 4 पार्टनर्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। यानी कि एलएलपी भी एक तरह से पार्टनरशिप कंपनी ही है जहां पे 2, 3, 4 पार्टनर्स की क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। बट इंपॉर्टेंट क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यहां पर पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलते हैं डिमरी एक्सपोर्ट्स एलएलपी एक कंपनी है। इस कंपनी ने एक लोन लिया है, 1 करोड़ रुपए का लोन लिया है अपनी कंपनी को चलाने के लिए। 1 करोड़। अब बाय चांस ये बंदा लोन दे पाने में सक्षम नहीं है, लोन को रीपे करने में सक्षम नहीं है, ठीक है। तो बैंक वाले क्या करेंगे? ठीक है, लेंडर्स क्या करेंगे? वो डिमरी एक्सपोर्ट्स एलएलपी की हर तरह की संपत्ति को जब्त कर लेंगे। अगर डिमरी एक्सपोर्ट्स एलएलपी के नाम 100 लैपटॉप होंगे, 100 के 100 जब्त कर लिए जाएंगे। डिमरी एक्सपोर्ट्स एलएलपी का कोई ऑफिस होगा, फर्नीचर होगा, उन सारी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा और उन सारी संपत्ति को बेचकर 1 करोड़ रिकवर किया जाएगा। मान के चलते हैं अब मान के चलते हैं 1 करोड़ में से 80 लाख तो रिकवर हो गए। कंपनी के पास जो फर्नीचर था, जो ऑफिस था, लैपटॉप था, उसको बेच के बैंक ने 80 लाख रुपए रिकवर कर दिए। अभी भी 20 लाख रुपए बचे हैं। तो क्या बैंक वाला अपने 20 लाख को रिकवर करने के लिए क्या इन 2 या 3 पार्टनर्स की संपत्ति को बेचेगा? नहीं बेचेगा। पार्टनर की संपत्ति पे, अगर मान लो एक कंपनी में, एलएलपी कंपनी में 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, इन पार्टनर्स को अपनी संपत्ति बेचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वही एसेट बिकेंगे, वही चीजें बिकेगी जो कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है। अगर आपके पर्सनल चीज, आपका घर, आपका गाड़ी, आपके गहने, वो नहीं बिकेंगे। सिर्फ और सिर्फ वही चीज बिकेगी जो कंपनी के नाम पे है। यानी कि आपकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है, इसलिए प्रेफर करते हैं आप एलएलपी में जाओ। एलएलपी में अगर आपको अपनी कंपनी खुलवानी है, खर्चा कितना आता है हम आपको वो भी बता देते हैं। देखो सिंपल, लगभग अप टू 15,000 का खर्चा है, अप टू 15,000 का खर्चा है। मैक्सिमम 15,000, 10 से 15,000 में आप अपनी कंपनी एलएलपी में रजिस्टर करा लोगे।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाई, लोगों को लगता है एलएलपी में करवाने से कंप्लाइंसेस बढ़ जाते हैं। भाई प्राइवेट लिमिटेड में कंप्लाइंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कंप्लाइंसेस जैसे ऑडिटर अपॉइंटमेंट हो गया, आपको रिटर्न्स फाइल करनी है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। बट यहाँ पर उतने कंप्लाइंसेस नहीं है, बहुत मिनिमम कंप्लाइंसेस है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट भाई, सिर्फ 15,000 में आप अपनी कंपनी खोल पा रहे हो। अगर आपका अभी एक स्टार्टअप है, आपका एक बिजनेस है, आपको अपने आइडिया को वैलिडेट करना है कि मार्केट में ये आइडिया चलेगा है नहीं चलेगा, तो आप स्टार्टिंग किससे करो? स्टार्टिंग आप एलएलपी कंपनी बनाकर करो। ठीक है, स्टार्टिंग आप किससे करो? एक एलएलपी कंपनी बना के करोगे। डायरेक्टली प्राइवेट लिमिटेड बनाओगे तो भाई डे वन से आपको कंप्लायंसेस का झंझट है, आपको रिटर्न्स फाइल करनी है। यहाँ पे रिटर्न्स फाइल करने के भी झंझट नहीं है, क्योंकि अगर आपका टर्नओवर लेस देन 40 lakhs है, भाई रिटर्न्स फाइल करने की कोई झंझट नहीं है। ठीक है, तो ऑलवेज प्रेफर, अगर आपका एक नया बिजनेस है, आपको डे वन पे फंडिंग पे नहीं जाना, डे वन पे आपको कैपिटल नहीं रेज करना, तो आपको अपने आइडिया को टेस्ट करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए एलएलपी में जाओ। खर्चे कम है इसमें। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। और अगर आपकी कंपनी एलएलपी में है तो फ्यूचर में आप एलएलपी को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। देखो, प्राइवेट लिमिटेड में एटलीस्ट 2 डायरेक्टर होने चाहिए। मान के चलते केशव एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है प्राइवेट लिमिटेड में। याद रखना, केशव अकेला बिजनेस को नहीं रन कर सकता प्राइवेट लिमिटेड में, उसे एक और डायरेक्टर की जरूरत पड़ेगी। अब आप कहोगे सर मैं एक और डायरेक्टर कहाँ से लाऊं, मैं तो अकेला हूँ। भाई एक काम करो, जब भी आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करोगे उसमें आपको इक्विटी शेयर्स देने पड़ते हैं। तो एक अपने नाम पे रख लो, 90% 99% हिस्सेदारी अपने नाम पे रख लो, 1% या 10% हिस्सेदारी अपने फादर के नाम पे कर दो, मदर के नाम पे कर दो, सिस्टर के नाम पे कर दो, किसी के भी नाम पे कर दो। ठीक है, बट 2 डायरेक्टर की जरूरत जरूर पड़ेगी। दूसरा भाई, प्राइवेट लिमिटेड इज ऑल्सो अ रजिस्टर्ड एंटिटी। ये भी रजिस्टर्ड एंटिटी है। कहाँ पर? एमसीए के पोर्टल पे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पोर्टल पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, अगर ऑलरेडी डिमरी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड इस नाम से कंपनी एग्जिस्ट करती है तो आप सेम नाम नहीं ले सकते। मान के चलो पेटीएम प्राइवेट लिमिटेड ऑलरेडी है तो आप सेम नाम नहीं ले सकते। जोमेटो प्राइवेट लिमिटेड, आप ऐसा सेम नाम नहीं ले सकते। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा। अब आते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। भाई प्राइवेट लिमिटेड में कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा है। प्राइवेट लिमिटेड में कंप्लायंसेस, ईयरली आपको रिटर्न्स भरनी पड़ते हैं। चाहे आपका कंपनी का टर्नओवर 0 है, भाई आपको ऑडिटर अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, ईयरली रिटर्न्स भरनी पड़ेगी, कंप्लायंसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कितना खर्चा है। देखो, इनिशियल लेवल पे आप 20 से 30 हज़ार का खर्चा मान के ही चलो, 20 से 30 हज़ार का खर्चा लगेगा ही लगेगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बनाने में। ठीक है, इसमें सीए की फीस हो गया, गवर्नमेंट फीस होगा, सब कुछ मिला जुला के 20 से 30 हज़ार मान के चलो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का खर्चा है। और एनुअली आप मान के चलो 20 हज़ार का खर्चा पड़ेगा एनुअली कंप्लायंस और रिटर्न फाइल करने के लिए। सी आपसे 15 से 20 हज़ार रुपये मांगेगा। अब आगे चलते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसको खुलवानी चाहिए भाई ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का? खर्चा तो बहुत हो रहा है इसमें। भाई अगर आपको पता है आपको अपने स्टार्टअप के लिए डे वन से फंडिंग रेज करनी है, आपका कोई टेक स्टार्टअप है, किसी भी तरह का स्टार्टअप है, आपको फंडिंग रेज करनी है, चाहे वो फंडिंग इक्विटी फंडिंग हो, आपको वेंचर कैपिटल से रेज करना हो, चाहे आपको एंजल इन्वेस्टर से रेज करना हो, चाहे आपको डेट ही क्यों ना लेना हो, भाई आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खुलवानी चाहिए। फंडिंग के लिए सबसे बेस्ट है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खुलवाना। दूसरी चीज़ भाई, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खुलवाने के बाद आप एक इंपॉर्टेंट काम कर लेना, डीपीआईटी में रजिस्ट्रेशन कर लेना, स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन कर लेना। अप्रॉक्सीमेट उसमें भी लगा लो 3 से 4 हज़ार का खर्चा, 5 हज़ार का खर्चा, डिपेंडिंग अपॉन आप किस सीए से करवा लो। अगर आपको फंडिंग रेज करनी है, स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन कर लेना। 3 से 5 हज़ार का खर्चा आपको स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन करने का पड़ेगा, डीपीआईटी में रजिस्ट्रेशन का पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको खुद स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन करना है तो नेशनल सिंगल क्लियरेंस विंडो, NSCW, नेशनल सिंगल क्लियरेंस विंडो, इस वेबसाइट पे जाके आप खुद स्टार्टअप इंडिया के लिए रजिस्टर कर सकते हो। बट आपको बता देता हूँ, अगर आपको NSCW में आप खुद रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिजिटल सिग्नेचर अपनी कंपनी के नाम का बनाना पड़ेगा। देखो 2 तरह के DSC होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ।
दो तरह के डीएससी होते हैं। एक तो होता है डायरेक्टर से नाम है, जब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खुलवाओगे ना तो आपका सीए दोनों डायरेक्टर या तीनों डायरेक्टर के नाम का क्या बनाएगा, डीएससी बनाएगा, डिजिटल सिग्नेचर बनाएगा। एक होता है कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन डीएससी, जैसे डिमरी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी का क्या बनेगा, एक डीएससी बनेगा। ठीक है, जो देखो कंपनी के डीएससी की हर जगह जरूरत नहीं पड़ती है। जब आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन करते हो तभी जरूरत पड़ती है, बहुत रेयर केस में जरूरत पड़ती है। हर जगह आपको डायरेक्टर के डीएससी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सिर्फ स्टार्टअप इंडिया में आपको कंपनी का डीएससी बनाना पड़ता है, इसीलिए। तो आप खुद भी जाके क्या कर सकते हो, NSCW पे रजिस्टर कर सकते हो, बट उसके लिए आपको डीएससी चाहिए, उसके लिए आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कर सकते हो। ठीक है, अब तक हमने बात कर ली है स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। सबसे पहला बेनिफिट भाई, ट्रेडमार्क की गवर्नमेंट फीस होती है। आपको अपने लोगों का ट्रेडमार्क लेना है, अपने नाम का ट्रेडमार्क लेना है, तो ट्रेडमार्क की फीस कितनी होती है, सबको पता ही होगा, 4500 रुपये होती है सरकारी फीस। देखो सीए आपसे 6000 चार्ज कर रहा है, 7000 चार्ज कर रहा है, वो उसकी फीस है। ठीक है, वो उसकी कंसल्टिंग फीस है, लीगल जो भी आपको सर्विसेज दे रहा है उसकी फीस है। बट गवर्नमेंट फीस 4500 रुपये। इस 4500 रुपये पे 50% ऑफ मिल जाएगा अगर आपका स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन है। दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, AWS और Azure के क्रेडिट्स मिल जाते हैं। अगर आपका टेक स्टार्टअप है, AWS और Azure के क्रेडिट आपको मिल जाते हैं स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन करते। तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आपको गवर्नमेंट के जैम पोर्टल पे आप रजिस्टर, जैम पोर्टल क्या होता है पहले आपको ये बता देता हूँ। देखो गवर्नमेंट के ना बहुत सारे टेंडर्स निकलते हैं, आपने सुना ही होगा, गवर्नमेंट टेंडर में आप बिड कर सकते हो। तो गवर्नमेंट भी उन बिजनेसेस को आगे करती है, उन बिजनेसेस को टेंडर ज़्यादा देती है जो स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर होते हैं। तो गवर्नमेंट के जैम पोर्टल पे आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट के जितने भी वो होते हैं, गवर्नमेंट में आप जब भी बिड लगाने जाओगे, ठीक है, आपको वहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। अगली चीज़ भाई, आप थ्रू इनक्यूबेटर, आपने सुना होगा IIT दिल्ली इनक्यूबेटर, IIT खड़गपुर में मेरी कंपनी बनी हुई है। इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा गवर्नमेंट खुद फंड करती है। ठीक है, उस फंड को रिटर्न भी नहीं करना। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ने 20 लाख रुपए की ग्रांट दे दी। ग्रांट क्या होता है भाई, नॉन रिटर्नेबल, जिसके ऊपर इक्विटी भी नहीं देनी, 20 लाख रुपए की ग्रांट मिल गई। तो ग्रांट हो गया या इनक्यूबेटर से फंडिंग हो गया, वो तभी मिलेगी जब आपने क्या किया होगा, स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन किया होगा। उम्मीद करता हूँ प्राइवेट लिमिटेड के रिलेटेड सारे पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ दो तरह के कंपनी फॉर्मेशन के बारे में, और OPC ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंगल एक लाइन में बता रहा हूँ। अगर कभी आपने किससे वर्ड सुन लिया इसलिए बता रहा हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं होता। OPC और पब्लिक लिमिटेड। OPC 1 पर्सन कंपनी, जब सिंगल पर्सन ही क्या चलाता है, कंपनी चलाता है। OPC भी एक रजिस्टर्ड एंटिटी है प्राइवेट लिमिटेड की तरफ। ठीक है, OPC मतलब 1 पर्सन कंपनी, सिंगल पर्सन क्या चला रहा है, कंपनी चला रहा है। दूसरा पब्लिक लिमिटेड। अब आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट में रिलायंस के पीछे प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगता है, रिलायंस लिमिटेड, HDFC लिमिटेड। ठीक है, तो जब भी किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना है, IPO अपना निकालना है, तो उसे प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड बनाना पड़ेगा। जब भी किसी कंपनी को IPO निकालना है, मान लो HDFC को अपना IPO निकालना है, ठीक है, स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना है, तो सबसे पहले उसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाना पड़ेगा। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का क्या मतलब है, अब इस कंपनी में हिस्सेदारी किसकी है, पब्लिक की है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। अगर आपको भी स्टार्टअप के बारे में डिटेल में सीखना है तो मैंने 3 घंटे की मास्टर क्लास वीडियो बनाई हुई है, उसको आप अभी के अभी जाकर देखें, जिसमें स्टार्टअप का आपको कंप्लीट ज्ञान मिल जाएगा। इसके बाद आपको कोई भी स्टार्टअप की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और सब्सक्राइब के बगल में बेल नोटिफिकेशन का आइकन है, उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल जाए। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती, तो भाई बेल नोटिफिकेशन का आइकन क्लिक करके रखना।